आज भारत में एक ताकत खड़ी हो रही है, शक्ति खड़ी हो रही है, भारत का समाज संगठित हो रहा है। इसके कारण से निश्चित तौर पे दुनिया पे एक भारत का अपना प्रभाव पड़ रहा है। आने वाली जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसको हमने क्या पढ़ाया? हमारा जो देश का इतिहास था वो किन लोगों ने लिखा? उन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, उनको ऐसा शो करके दिखाया, या हमारे पूर्वजों ने जिनसे संघर्ष किया उनको ऐसा शो करके दिखाया कि वो बहुत बड़े नायक थे। शिवाजी कौन था, पाड़ी चुहा था, महाराणा प्रताप कौन था, भगोड़ा था। जरा पढ़ना चाहिए। आजकल धीरे धीरे लोग एकांकी होते जा रहे हैं कि हम थोड़े से सेल्फिश हो, अपने बारे में विचार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं विसंवाद केंद्र मध्य प्रदेश। आज हमारे पॉडकास्ट का विषय है सामाजिक समरसता, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ है श्री सुरेंद्र मिश्रा जी, जो कि वर्तमान में प्रचारक है, मध्य क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य है। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र मिश्रा जी आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया जी। ठंड का मौसम है, ठंड बहुत बढ़ गई है ना। विषय को शुरू करते हैं। भारत विविधताओं का देश है। क्या आपको लगता है कि जो विविधता है वो हमें जोड़े रखती है वाकई में? ये विषय वास्तव में आज का नहीं है। ये विषय हमारे देश के अंदर एक प्राचीन काल से है कि भारत विविधताओं का देश है। हाँ। और विविधताओं का देश ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, ऐसे ही नहीं कहा गया। ये कोई देश की आज़ादी के बाद ऐसा विषय आया, ऐसा नहीं है। वास्तव में भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग समाज हैं, अलग अलग जाति बिरादरियां हैं। पर उसके बाद में भी हमारे पूर्वज, हमारे महर्षि, इनने सबको भारत को एक जोड़ के रखा। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। चारों दिशाओं में 4 मठ हैं। अलग अलग स्थान पे अलग अलग स्थान के पुजारी हैं। कोई केरल का पुजारी बद्रीनाथ में है, तो इसको हम क्या समझते हैं? ये भारत को जोड़ने, भले ही विविधता है, विविधता के बाद में भी भारत को जो जोड़ने का प्रकार है वो एक अनोखा है। इस देश को जोड़ने के लिए हमारी पूर्वज परंपरा ने एक व्यवस्था बना के रखी है। और ये विविधता का होने के बाद में भी सब में एकात्मता का भाव है, एकता का भाव है, समरसता का भाव है। इसलिए अपन उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कहीं पे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। हमारे जो सनातन की व्यवस्था है वो एक अद्भुत व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था के कारण से एक भारत एक ही है, एक ही रूप है। विविधता होने के बाद में भी इतनी बोली, इतनी भाषा, इतने प्रकार का खान पान, इस सब के बाद में भी हम सब एक हैं। कुछ जो तत्व है, जो आत्मा है, वो हम सबकी एक है, और वो है हमारा एक विचार। उस विचार के कारण से हम सब एक है, हमारा एक ही कार्य है। विविधता क्या है? मतलब एक इसको आसान भाषा में, सरल भाषा में, एक सामान्य जो नागरिक है, व्यक्ति, वो कैसे इसको समझ सकता है एकदम सरलता से? सरलता से यदि अपन समझने की बात करें तो अपन एक छोटे से स्थान की, किसी स्थान के बारे में कहते हैं। अपने यहाँ कहते हैं कि हर 30 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है, और हर कुछ दूर बाद पानी बदलता है। पानी भी बदलता है, भाषा भी बदलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विविधता हो गई। हम हैं तो एक ही। हमारी सबकी परंपरा, त्योहार है। त्योहार, कुछ त्योहार ऐसे हैं कि वो पूरे देश में एक साथ मनते हैं। उनके प्रकार अलग होंगे, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। हर स्थान पे, कहीं पे मकर संक्रांति होगी, कहीं पोंगल होगा, तो कहीं कुछ उसके नाम बदल जाएंगे, पर वो त्योहार एक ही है। उसको मनाने, कहीं पंजाब में वो लोहड़ी के रूप में मनेगा जी, तो उसको मनाने की परंपरा, तरीका अलग हो सकता है, पर वो त्योहार पक्का है, वो उत्सव पक्का है। तो इतनी सब होने के बाद में भी, इन उत्सव प्रकार ये सब होने के बाद में भी, कुल मिला के हम एक है। सबके मनाने की परंपरा अलग है। कोई त्योहार मनाता है तो कोई अलग प्रकार से मनाता है। उनकी पंजाब में जाएंगे तो वहाँ लोहड़ी जलाते हैं। जी जी।
हमारे यहाँ तिल गुड़ बांटने की परंपरा होती है। फिर दक्षिण में जाएंगे तो फिर पोंगल का त्योहार होता है। तो इस त्योहार को अलग अलग प्रकार से अलग अलग मानते हैं, पर कुल मिला के उसका भाव एक ही है। तो इसको हमने समझना चाहिए। भारत एक ऐसी जगह है, अन्य देशों में अगर देखा जाए तो हर एक राज्य की अपनी संस्कृति, परंपरा है, अपने मूल्य हैं। लेकिन एक किसी कौन सी चीज़ है जो पूरे भारत के भारतीय नागरिकों को एक टोर में पिरोए रखती है? यह भारत की एकात्मता, जैसा मैंने आपको बताया कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। क्या सोच के स्थापना की? उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था, एक दृष्टि थी कि सारे समाज को जोड़ के कैसे रखा जाता है। हमारे यहाँ कुंभ आता है, सिंहस्थ आते हैं, ये क्या है? ये पूरी देश को जोड़ने का एक अनोखा उदाहरण है। आज भले ही कुंभ का इतना प्रचार होता है, पर कुंभ का तो वर्षानुवर्षों से चल रहा है, अनेकों वर्षों से चल रहा है। कुंभ के मेले में जाएंगे तो वहाँ हमको कुछ अलग से दिखता है क्या? सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ खाते हैं। आज तो सरकारें इतनी सब व्यवस्था करती हैं, पुरातन काल में तो इतनी व्यवस्था नहीं रहती थी। सब अपने घर से कोई कच्चा कुछ लेके आते थे, सैकड़ों मील पैदल चल के आते थे, यात्रा करते थे, कुंभ का स्नान करते थे, संतों के प्रवचन सुनते थे। जो हमारे देश की एक आध्यात्मिकता है, वास्तव में ये समाज को एकात्म करके रखी हुई है, समाज को जोड़ के रखी है। इसलिए भारत का जो आध्यात्मिक बल है वो बहुत ऊंचा है। भारत में देखा जाता है कि जो भाषाओं को लेकर है, हर क्षेत्र में आप एक गांव से 4 कोस गांव आप में जाओगे, भाषाएं बदल जाती है, बोली बदल जाती है। आज के समय भाषाएं को लेके बड़ा विवादित होता है कि हिंदी नहीं, मराठी नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में जब हम प्रांतों में जाते हैं इस तरह की बातें आती। पहले भी इस तरह की भाषाओं को लेके प्रॉब्लम्स आया करती थी। मुझे नहीं लगता कि भाषाओं को लेके कभी कोई विवाद होता था या करना चाहिए। सबको अपनी अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए, उसका स्वाभिमान होना चाहिए। वो हमारे स्थान की भाषा है। और वास्तव में यदि हमको विकास करना है तो विकास का कोई माध्यम बन सकती है तो हमारी क्षेत्रीय भाषा ही बन सकती है, हमारी अपनी भाषा ही बन सकती है। इसलिए सब भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, सब भाषाओं का आदर होना चाहिए। ठीक है, एक सबके लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, एक व्यवहार के लिए कोई एक भाषा हो सकती है, पर कुल मिला के अपनी भाषा को हमने नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी भाषा के ऊपर हमने स्वाभिमान रखनी चाहिए। इसलिए भाषा कभी समाज को तोड़ने का काम करेंगी ऐसा नहीं है। लेकिन ये किस हद तक सही है कि आप मान के चलिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप गुजरात से हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं मराठी बोलता हूँ। आप हमारे यहाँ आए तो क्या मुझे आपके ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि आपको मराठी ही बोलनी, तब आप यहाँ रह सकते हैं? ये ठीक नहीं है। इसको अपन राजनीतिक एजेंडा कह सकते हैं। ये किसी के ऊपर दबाव बनाना, प्रेशर बनाना, या इसके भाव को लेके कि आपने इस भाषा को बोलना है, ये ठीक नहीं है। पर हाँ, हम यहाँ गए हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वो निश्चित रूप से हमको सीखना चाहिए। हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी अगर हम कोई नया सीखेंगे तो, उसका विरोध नहीं है। वो हमारी रुचि प्रकृति है कि हम कुछ नया अर्जन करने का स्वभाव है क्या, नई चीज कुछ सीखने का स्वभाव है क्या। तो इस भाव को लेकर अगर हम सीखते हैं तो कोई देख, पर सामने वाले का भी दबाव नहीं होना चाहिए कि आपको सीखना ही है, बोलना ही है, ऐसा करना ही है। ये ठीक नहीं है। और ये भारत की संस्कृति कभी नहीं रही। बात है। हमारे देश में ऐसा विचार कभी नहीं रहा, किसी पे हमने अपना विचार नहीं थोपा। हमारे पूर्वज दुनिया भर के अंदर गए अपने धर्म के प्रचार के लिए, पर किसी को हमने कभी नहीं कहा कि आपको ये बनना है। हमने अच्छा विचार दुनिया को दिया, पर उस पर दबाव नहीं डाला कि आप इस विचार को स्वीकार करो। जिसने स्वीकार किया अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं। हम अच्छी चीज़ें समाज के अंदर फैलाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, पर इसका दबाव नहीं डालना कि कोई हमारी चीज़ को स्वीकार करे। ये भाव ठीक नहीं है।
भारत के तो नागरिक ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ की संस्कृति को स्वीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, भाषा से ही लेके तो वहाँ का खान पान हुआ, कपड़े हुआ, जहाँ हम देखते हैं ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। यही भारत की विशेषता है। इसीलिए हम्म, आज दुनिया के अंदर भारत में कहीं जी। भारत के लोगों से किसी को समस्या नहीं है। इसलिए यहाँ पे भी भारत के लोग जाते हैं, उनका स्वागत सम्मान होता है। उसका मूल कारण यही है और हमारा विचार भी यही है। हम ही एक ऐसे लोग हैं सनातनी जो कहते हैं, मंदिर के अंदर आरती के बाद कहते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा भारत का कल्याण हो, हिंदू का कल्याण हो। तो जो भारत की मूल आध्यात्मिक चेतना है, शक्ति है, उसका यही विचार है कि विश्व के अंदर कल्याण हो। यदि वास्तव में दुनिया में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो भारत संबल और ताकतवर खड़ा होना चाहिए। यदि भारत ताकतवर है तो दुनिया के अंदर सुख शांति समृद्धि की गारंटी पक्की है, क्योंकि हम ही एक ऐसे लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग, जो दुनिया के विश्व के मंगल की कामना करते हैं। हम ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर, तो ये एक भारत का ही विचार है, ये हिंदुत्व का ही विचार है, सनातन का ही विचार है, बाकी किसी का विचार नहीं है। ऐसा क्या हुआ कुछ सालों में कि विदेशी सैलानी भारत आए, भारत से उन्हें बहुत कुछ सीखा। आजकल कल्चर को बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं भारत के, वो शादियाँ भारत के तौर तरीक़ों से कर रहे हैं, किस तरीके रहन सहन इस तरीके का कर रहे हैं, भजन कीर्तन, क्यों एकदम इतना बदलाव आ रहा है, क्यों विदेशी लोग आके इतनी भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं यहाँ से कल्चर से। क्या ऐसा पहले भी हुआ करता था? प्राचीन काल में लोग भारत में शिक्षा के लिए आते ही थे। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा, तक्षशिला जी बड़े शिक्षा के केंद्र थे। दुनिया के लोग भारत में अध्ययन करने के लिए आते थे। एक बहुत श्रेष्ठतम गुरुकुल परंपरा भारत के अंदर थी, पर एक लंबे संघर्ष के बाद में ये परंपरा थोड़ी सी अवरुद्ध हुई। अवरुद्ध होने के बाद में फिर बाकी सब संघर्ष का एक लंबा कालखंड रहा। उसके बाद में अब फिर थोड़ा सा भारत का वैभव आया है। आज भारत में एक ताकत खड़ी हो रही है, शक्ति खड़ी हो रही है, भारत का समाज संगठित हो रहा है। इसके कारण से निश्चित तौर पे दुनिया पे एक भारत का अपना प्रभाव बन रहा है। इस प्रभाव के कारण से वहाँ रहने वाले लोग, वो भारत की एक जो वास्तविकता है वो उनको ध्यान में आ रही है कि वास्तव में भारत तो एक अलग प्रकार से इतने लंबे समय तक भारत को प्रेजेंट किया जाता था जिस स्वरूप में, वास्तव में भारत का वो स्वरूप नहीं है। तो जब भारत में आते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं, यहाँ की सामाजिक धार्मिक रीति नीति देखते हैं, लोगों के व्यवहार देखते हैं, तो उनको ध्यान में आता है वास्तव में हमको जो भारत दिखाया जाता है वो भारत नहीं है, वास्तव में असली भारत यही है। तो इसलिए आज दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो भारत आते हैं, भारत की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, भारत में अपने संबंध बना रहे हैं, विवाह शादी कर रहे हैं, उसका मूल कारण यही है। हमारा तो इतना इंडियन नॉलेज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, हम संस्कृति से स्ट्रॉन्ग थे, हर चीज़ में, हर सोने की चिड़िया हमारे भारत को कहा जाता था। लेकिन ये वक्त रहते धीरे धीरे भारत से गुरुकुल क्यों जाने लगे हैं? आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं वो पद्धति से शिक्षा ग्रहण करने के विद्यालय बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्यों? क्या है कि उस समय अपने यहाँ एक श्रेष्ठतम गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, अपने यहाँ वर्ण आधारित काम की व्यवस्था थी। एक लंबा संघर्ष का काल रहा। एक उस लंबे संघर्ष के काल में जो हमारे यहाँ चिंतन की व्यवस्थाएं थी, जब संघर्ष होता है तो चिंतन की प्रक्रिया रुकती है, संघर्ष के समय चिंतन नहीं होता। तो संघर्ष के समय में जो एक लंबा संघर्ष का हमारा काल रहा है, उस संघर्ष के काल में थोड़ी सी चिंतन की जो प्रक्रिया थी वो स्लो हुई, वो रुकी। उस चिंतन की प्रक्रिया के रुकने के कारण से हमारी जो व्यवस्था है वो थी, वो छिन्न भिन्न हुई। मुगलों ने आके हमारी इन्हीं व्यवस्थाओं के ऊपर आक्रमण किए। तक्षशिला विश्वविद्यालय की कितनी बड़ी ग्रंथालय था, कितने सारे ग्रंथालय महीनों वर्षों जलते रहे। हमारी गुरुकुल व्यवस्था, उनको ध्यान में आया कि भारत अगर ताकत के साथ दुनिया के अंदर खड़ा है, जब भारत के अंदर हमारी एंट्री नहीं हो सकती, तो उसका मूल कारण यहाँ की ये शिक्षा व्यवस्था है, गुरुकुल परंपरा है। तो उनने उस गुरुकुल परंपरा के ऊपर अटैक किया। हमने चाणक्य के काल को देखे ना, जब चाणक्य के काल का हम दर्शन करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा।
अगर जो अलेक्जेंडर का विरोध था, उसका विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उसका भारत में स्वागत किसने किया उस संघर्ष के साथ में? तो एक गुरुकुल के माध्यम से ही खड़ा हुआ ना। बाद में फिर उसमें लोग जुड़ते गए, राजा जुड़ते गए। तो हमारे यहाँ गुरुकुल अकेला शिक्षा का केंद्र नहीं रहे, वो सामर्थ्य का केंद्र भी रहे। आज वो व्यवस्था थोड़ी सी छीन हुई है, क्योंकि आज हम चाहते नहीं है, वो व्यवस्था भी नहीं है। वैसी सारी व्यवस्था डेवलप करने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक लंबा समय संघर्ष के कारण से ये व्यवस्था सारी छीन हुई है। और वास्तव में यदि गुरुकुल परंपरा भारत में पुनः लागू होगी तो एक दुनिया के अंदर भारत एक अलग प्रकार से खड़ा होगा और शक्ति सामर्थ्य के साथ खड़ा होगा, और दुनिया को एक बहुत अच्छा संदेश भारत से मिल सकता है। भारत में सामर्थ्य बहुत है, संभावनाएं बहुत है, पर उन संभावनाओं को तलाशना और उनको समाज के सामने लाना, ये काम करना शेष है। आप तो एक लंबे समय से प्रचारक रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी शाखा आज देश में नहीं विदेशों में भी है, तो इसको शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ देखा जा सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में देखो, क्या है, शिक्षा का जो मैंने आपको बताया, एक लंबे समय तक देश की स्वाधीनता के बाद में भी जो हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति आई, वो शिक्षा पद्धति ठीक नहीं रही। आने वाली जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसको हमने क्या पढ़ाया? हमारा जो देश का इतिहास था वो किन लोगों ने लिखा? एक लंबे समय तक जब संघर्ष में रहे, वो मुगलों ने इतिहास को लिखा, फिर अंग्रेजों ने उसको और अलग प्रकार से उसको लिखा। तो हमारी जो पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसको इतिहास कौन सा पढ़ने के लिए मिला? गुलामी का इतिहास पढ़ने को। और उनने जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, उनको ऐसा शो करके दिखाया, या हमारे पूर्वजों ने जिनसे संघर्ष किया, उनको ऐसा शो करके दिखाया कि वो बहुत बड़े नायक थे। हम इतिहास की किताबें भी पढ़ते तो क्या दर्शाया गया? शिवाजी कौन था? पहाड़ी चूहा था। महाराणा प्रताप कौन था? भगोड़ा था। जरा महाराणा प्रताप का पौरुष पढ़े, शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़े। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। तो जरा पढ़ना चाहिए। अब वो धीरे धीरे वो सब इतिहास बदल रहा है। नई शिक्षा पद्धति में अच्छा इतिहास आ रहा है। जो भारत का वास्तविक इतिहास है, जो भारत की वास्तविक परंपरा है, वो धीरे धीरे समाज के सामने आ रही है। और धीरे धीरे उस इतिहास के कारण से जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसमें भी बहुत बड़ा बदल आ रहा है। एक लंबे समय तक हमारी नई पीढ़ी की स्थिति क्या थी, और एक 10, 12, 15 सालों से हम देखें पीढ़ी की में अपनी नई पीढ़ी कैसी हो रही है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये लंबे समय तक चलेगा तो इसका बड़ा भारी परिणाम आने वाला है समाज के अंदर। पर इसको हमको निरंतरता इसमें लानी पड़ेगी, और इसको धीरे धीरे इस काम को और बढ़ाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे काम शेष है जो भारत के लिए और दुनिया के लिए आवश्यक है, और वो भारत ही कर सकता है। आपने बताया जितना वो जागरूक तो हो रही है हमारी हिस्ट्री से, लेकिन वो वेस्टर्न से भी तो ज़्यादा प्रभावित हो रही है। जो हमारी यूथ, यंग जनरेशन से वो भी तो उस ओर ज़्यादा प्रभावित है उनका। देखो, इसके लिए ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न के लिए लोग जा रहे हैं, ऐसा हमने सोचना। इन्फ्लुएंस मुझे थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा बहुत अंतर आता है। क्या है, समाज में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, 100% एकदम वो नहीं आएंगे, उसको आने में समय लगेगा। क्या होता है, हम बुरी चीज होती है वो हमको जरा ज़्यादा जल्दी दिखती है, अच्छी चीज लोगों को जरा कम दिखती है। और हमारे समाज की एक लंबे समय संघर्ष के कारण से एक स्वभाव बन गया, अपनी अच्छाइयाँ जो हमारी है उसका हम प्रकटीकरण नहीं करते, उसका प्रेजेंटेशन नहीं करते, उसका प्रचार नहीं करते। और जो छोटी मोटी कमियां हैं, छोटी मोटी बुराइयां हैं, उसको हम बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। तो जरा हमको भी अपना थोड़ा सा स्वभाव बदलना पड़ेगा कि जो समाज में अच्छा चल रहा है वो अच्छा हम कितना दिखा सकते हैं। निश्चित है कि छोटी मोटी कमियां रहती हैं, छोटी मोटी बुराइयां, उन बुराइयों को, कमियों को हमको ठीक करना, और समाज में जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं, अच्छा हो रहा है, उसको समाज के सामने लेके जाना। यदि हम करते हैं तो मुझे लगता है कि इसके परिणाम ज़्यादा सकारात्मक होंगे। और ये मीडिया के लोग कर सकते हैं, ये उनका ही सामर्थ्य है। एक छोटी सी कोई घटना घट जाती है, उसको दिन भर गलत चीज़ को दिखाते हैं। अच्छी चीज़ें 4 हुई हैं, उन 4 चीज़ में से एक को भी नहीं दिखाएंगे। तो गलत चीज़ों को हमने कितना प्रसारित करना,
और अच्छी जो समाज को जोड़ने वाली चीज़ें हैं, समाज को एक अच्छा पॉजिटिव संदेश देने वाली चीज़ें हैं, उनको कितना दिखाना, ये हमको तय करना पड़ेगा। एक समय था गांव में चौपाल लगा करते थे, पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ। आजकल वो परंपराएं नहीं चल रही है, तो समाज से लोग कैसे दूर हो रहे हैं, उन्हें दोबारा कैसे जोड़ा जाए उन सब चीज़ों से? निश्चित रूप से जो पहले हमारे यहाँ परंपराएं थी, वो थोड़ी सी खंडित हुई हैं, जी। उन पे थोड़ा सा विराम लगा है, पर अब वो धीरे धीरे परंपराएं आएंगी, आ रही हैं। आज स्वावलंबन के कारण से जी। धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता आ रही है। तो जब स्वावलंबन का काम, जैसे हमारे प्राचीन काल में एक स्वावलंबन की अपनी व्यवस्था थी कि गांव की चीज गांव में ही बनती गाँव थी, में। कुछ चीजें खरीदने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता था, और वो भी नमक मोटा मोटा एक दो चार चीजें ऐसी हाँ। रहती थी जिसको हम बाहर से क्रय करते थे। बाकी सब हमारा गांव गांव स्वावलंबी हुआ करता था। वो धीरे धीरे स्वावलंबी भारत के निमित्त बाकी सब अच्छे संस्थाओं के जो सत्कार है, अच्छे काम चल रहे हैं, उनके कारण से स्किल डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं, इसके कारण से आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे स्वावलंबी होने की दिशा में जा रही है। और जब वो स्वावलंबी बनेगी तो वो धीरे धीरे हमारी प्राचीन परंपरा, निश्चित रूप से एक बीच का जो युग था वो एक भागम भाग का युग था। लोग जी। थोड़ा सा पढ़ लेते थे तो वो बाहर भगने के लिए, बाहर नौकरी के लिए भगते थे। पुराने लोग गांव में कहते थे कि एक बड़ी कहावत थी कि थोड़े पढ़े तो हर से गए और ज़्यादा पढ़े तो घर से गए। तो वो एक कहावत थी, वो एक लंबे समय तक वो कहावत चली है कि कोई बच्चे ने 10वीं 12वीं पढ़ ली तो गाँव में रहना पसंद नहीं करता था। अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर वो बाहर नौकरी के लिए भगता था। पर आज वो धीरे धीरे अच्छे पढ़ने लिखने वाले युवक जिन्हें अच्छी बड़ी पढ़ाइयाँ की, इंजीनियरिंग किया है और अच्छी बड़ी पढ़ाइयाँ करने के बाद वापस गांव में आ रहे हैं, और गांव में आके वो छोटे मोटे उद्योग लगा रहे हैं और कृषि भी नई उच्च तकनीकी के साथ कर रहे हैं। इसके कारण से समाज में गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो इसके परिणाम समय लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें एक बहुत लंबे समय का संघर्ष है। 1000-1200 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। एक 1000-1200 वर्षों की जो देश के अंदर एक ब्रेक आया है, उसको समय तो लगने वाला है, 10-20 साल में नहीं होने वाला। उसको भी हमको धैर्यता के साथ 25-50 साल का इंतजार करना पड़ेगा और सबको प्रयत्न करना पड़ेगा कि उस दिशा में हम चलें, तब वो होने वाला है। एक 5-7 साल 10 साल में अपन कोई बहुत बड़े परिवर्तन की अपेक्षा करेंगे तो संभव नहीं है, पर हमको धैर्यता के साथ में इसमें लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे विचार के अनुकूल परिणाम आएंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपको कई दशकों का अनुभव है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, जगहों में रहने का। अब क्या कारण रहा लोगों का आज के दौर में, कई लोगों का ज़्यादा सामाजिक ना हो पाना या बिल्कुल सामाजिक ना हो पाना? क्या है कि ऐसा नहीं है सामाजिक नहीं है, बिल्कुल सामाजिक नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं कहीं देख पा रहा हूँ, मैं आज भोपाल शहर में बात करें, कई ऐसे भोपाल में इलाके देखे जा सकते हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं हमारे पड़ोस में कौन रहता है, क्या कर। ये एक महीने से नहीं, कई सालों से लोगों को पता ही नहीं कि हमारा पड़ोसी कौन है बगल में। किसी की डेथ भी हो गई तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा, जब स्मेल आ रही है, कुछ हो रहा है, तब पता चल रहा है लोगों को। आजकल धीरे धीरे लोग एकांकी होते जा रहे हैं। इसका मूल कारण ये है कि हम थोड़े से सेल्फिश हो गए, अपने बारे में विचार करने लगे, अपने बारे में। और ये मोहल्लों में नहीं होता, ये बड़ी पाउस कॉलोनियों में होता है, मोहल्लों में नहीं होता। मोहल्ले के में तो आज भी और ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी हर घर की जानकारी हर व्यक्ति को है। ये सामान्यतः बड़ी जो पाउस कॉलोनियाँ रहती हैं वो अपने आप को एक रिजर्व रखने का, रिजर्व दिखने का स्वभाव बताते हैं। उसके कारण से ये परेशानियाँ हैं। घर बड़े बड़े हैं, घर में रहने वालों की संख्या कम है। बच्चे हैं तो बच्चे नौकरी के नाम पे बाहर चले गए, तो घर के अंदर एक दो लोग रहते हैं, बूढ़े बूढ़ी। अब घर में किसके साथ में क्या हो रहा है, कैसा है, क्योंकि संवाद संबंध नहीं है। इसके कारण से ये गैप के कारण से एक समस्या आ रही है। ये है, पर इसको सबसे अच्छा तरीका जो है इसको दूर करने का, हमको आपस में कोई ना कोई स्थान पे मिलने का केंद्र बनाना चाहिए। किसी न किसी एक मंदिर पे, किसी न किसी एक धार्मिक स्थान को केंद्र बना के सुबह शाम कभी एक समय निश्चित रूप से वहाँ जाना चाहिए। अपनी मित्रता, संबंध, आत्मीयता, क्या है, सारी की सारी जो समस्या है उसका मूल कारण है आत्मीयता का अभाव, प्रेम का अभाव। तो हम संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ की शाखा पे जाते हैं,
तो संघ में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना, तो वो क्या करना, हम्म, तो कहते हैं डोर टू डोर, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू दरवाजे दरवाजे पे जाएंगे, हार्ट। व्यक्ति व्यक्ति से मिलेंगे और मन से मन की, दिल से दिल की बात करेंगे, तब व्यक्ति अपना होता है। यदि हमको ये काम करना है तो हमको व्यक्ति से व्यक्ति को मिलना पड़ेगा। बिना मिले आत्मीयता संबंध स्थापित नहीं होते। बार बार मिलने की कोई भी कारण निकाल सकते हैं, कोई भी बहाना बना सकते हैं। मिलने के भी आजकल बहाने बनाना पड़ते हैं। सहज में कोई किसी से नहीं मिलता, तो कोई उत्सव हो सकता है, कोई त्योहार हो सकता है, कोई पर्व हो सकता है। कॉलोनियों के अंदर भी यदि ये परंपरा चालू हो जाएगी तो धीरे धीरे ये समस्या का समाधान होगा। संवाद कितना ज़रूरी है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए भी, अभी जो हम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण क्या है संवाद? देखो, संवाद का जो विषय है वो थोड़ा सा एक अलग प्रकार जी। का है। संवाद सीधा नहीं होता किसी से भी, इसका भी प्रोसेस है। तो इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है संपर्क। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस है वो है संबंध, और तीसरा प्रोसेस आता है संवाद का। तो हम संवाद कब कर सकते हैं, खुल के विचार कब कर सकते हैं, आत्मीयता के साथ संवाद कब कर सकते हैं, तब जो दो प्रोसेस पहले वाले हैं, हमारा संपर्क है क्या, हमारे कोई मिलने की प्रक्रिया है क्या। तो हम यदि किसी से मिलते हैं बार बार, जब बार बार मिलते हैं तो हमारे उससे संबंध विकसित होते हैं। जब संबंध विकसित होते हैं तब हम संवाद एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में कर सकते हैं। यदि हम डायरेक्ट संवाद की बात करेंगे तो संभव नहीं है संवाद करना। संवाद करना है तो उसके पहले दो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेंगी जी। संपर्क करना और संबंध बनाना। संपर्क और संबंध बनते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक संवाद होता है और आपकी लोग बात मानते हैं। संवाद में ऐसा क्या है, कोई व्यक्ति कितने भी तनाव में हो, कुछ तो उसका मन हल्का हो ही जाता क्या होता है ना भाई, संवाद हमारे एक बहुत स्वस्थ परंपरा है। व्यक्ति कितना भी परेशान हो, कितना भी तनाव में हो, जब वो अपने मन की बात कहीं बोलता है तो उसको एक बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत एक अच्छा वायुमंडल उसको मन बनता है, उसका मन हल्का होता है। तो वास्तव में संवाद तो करना चाहिए। संवाद हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, पर संवाद कहाँ करना, तो संवाद उस स्थिति में करना है जब संपर्क और संबंध की स्थिति पूरी हो जाए। नहीं तो कई बार हमारे यहाँ कहते हैं ना, भैंस के सामने बीन बजाने का कोई अर्थ नहीं होता। तो संवाद की भी एक प्रक्रिया है, तो वो संवाद उस प्रक्रिया के आधार पर होता है, तो निश्चित सकारात्मक और परिणामदायक संवाद रहता है। और संवाद करते समय हमने ये भी नहीं सोचना कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब लोग मानेंगे। अपने मन में कोई पूर्वाग्रह रखकर संवाद नहीं करना। हम अपनी बात बताएंगे, सामने वाला उस बात को स्वीकार करता है नहीं करता है ये उसका विषय है। इतना बड़ा हमारा मन है तो फिर संवाद करना चाहिए। बहुत छोटे मन से संवाद नहीं होता, संवाद के लिए भी बड़ा मन चाहिए। इसलिए ये दो स्टेप पूरे करते हैं तब उतना बड़ा मन बनता है। यदि हमारे उससे संबंध है तो फिर हमको बुरा नहीं लगेगा उसने हमारी बात भी नहीं मानी। तो नागरिक के छोटे छोटे क्या कर्तव्य होना चाहिए जो समाज में वो योगदान दे रखे? नागरिक कर्तव्य के विषय को लेके हम सबको मालूम है, संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ पंच परिवर्तन के विषय को लेके काम कर रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा विषय नागरिक अनुशासन भी है, नागरिक कर्तव्य भी है। तो नागरिक कर्तव्य का विषय आज सब लोगों को अधिकारों की बहुत ध्यान है जी। हम संविधान का हवाला देके अधिकारों की बात करते हैं। वास्तव में संविधान के अंदर अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी बताए हैं। तो उन कर्तव्यों का हम कितना पालन करते हैं, वो कर्तव्य हमारे जीवन में आए क्या। तो वास्तव में यदि हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तो जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सामान्यतः हम उसको नजरअंदाज करते हैं। घर में लाइट जल रही है, हम उस कमरे में नहीं है, पंखा लाइट चल रहा है। किसी ने कहा भाई पंखा क्यों चल रहा है, लाइट क्यों चल रहा है? जी इसका बिल भरते हैं आप, बिल कितना भरते हैं, ये ऊर्जा बनती कैसे जिससे लाइट बनती है, आपने बिल भर दिया इससे काम पूरा हो गया क्या?
पानी है। पानी कई बार हम दाढ़ी बनाते हैं, वॉश बेस अपना खुला छोड़ देते हैं, बेसिक दाढ़ी बनती रहती है, पानी बस बहता रहता है। अब हमको दाढ़ी बनाने के लिए कितना पानी चाहिए, कितना हम बगरा देते हैं। तो वो एक मग्गे में भी हमारी दाढ़ी बन सकती है, पर उस दाढ़ी को बनाने में हम आधा बाल्टी पानी खत्म कर देते हैं। तो ये पानी बचाना, बिजली बचाना, फिर नागरिक कर्तव्य जो सरकार ने हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाए हैं, उन नियम कायदे कानूनों का पालन करना, छोटे छोटे विषय ये हम करेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होने वाला, हमारा फायदा होने वाला है। उन कर्तव्यों का हम पालन कर रहे हैं क्या? वास्तव में उन कर्तव्यों की तरफ हमारी दृष्टि जा रही है क्या? जब मतदान करने का अवसर आता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब क्या करेंगे वोट डाल के, कौन रब हमें कहानी, कोई भी राजा हो जाए हमारा क्या नुकसान, कोई भी सांसद बन जाए, कोई भी विधायक बन जाए। ये सरकार ने हमारे को कर्तव्य जी, हमारा अच्छा जनप्रतिनिधि हमारा आना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, तो हमको मतदान करना ही है। हमको सरकार ने नियम बनाया है कि हमको हेलमेट लगा के जाना, तो हेलमेट लगा के जाना ही है। तो ये कुछ जो नियम कायदे कानून बनाए हैं जो हमारे लिए कुछ करणीय काम है, उन करणीय कामों को हमने मन से अपने जीवन में उतारना। बहुत छोटी छोटी चीजें, एक लंबा और भी लंबी बातचीत हो सकती है इस विषय पे। इसलिए नागरिक कर्तव्य जो हमारे लिए निर्धारित काम है, जो हमारे हिस्से के काम है, वो हमने ईमानदारी प्रामाणिकता के साथ करना। अगर हम ये करते हैं तो हमारे देश की समाज की व्यवस्थाएं अच्छी चलेंगी। हमने दूसरे को नहीं देखना कि ये तो नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूंगा तो क्या होगा। लाल बत्ती है, लाल बत्ती ने एक गाड़ी निकाल दिया, अरे इसने भी निकाल दिया, अपन भी निकाल दो, क्या होने वाला है? ऐसा नहीं है। उसने किस परिस्थिति में निकाली है, क्या कारण है, वो उसको समझने दो। हमको मालूम है ना लाल बत्ती में गाड़ी नहीं निकालना, तो नहीं निकालना। तो ये छोटी छोटी जो नागरिक कर्तव्य के विषय, वो हम यदि ध्यान रखेंगे तो। मैं तो अपने अधिकारों के प्रति जानता हूँ, जागरूक हूँ, फिर मैं आपको क्यों बताऊँ आपके क्या अधिकार है, मुझे क्या मिलेगा इससे? आजकल ये जो मिलने वाला प्रोसेस चला है ना कि मुझे क्या मिलेगा, ये बड़ा खतरनाक है। इस देश को स्वाधीन कराने के लिए जो महापुरुष लगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, ऐसे अनेकों लोगों ने अपना जीवन इस देश के लिए अर्पण कर दिया, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अर्पण कर दिया। यदि उनने जो सोचा होता इस देश की आजादी में हम लगेंगे तो हमको क्या मिलेगा। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने यदि सोचा होता कि मैं हिंदू समाज का संगठन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आज इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा होता क्या, इतना बड़ा संगठन खड़ा होता क्या, इतनी बड़ी सृष्टि खड़ी होती क्या, जिसको आज हम संघ सृष्टि के नाम से जानते हैं। हर चीज मिलने के लिए नहीं होती, जो अच्छे काम होते हैं वो दे के ही होते हैं, लेके नहीं होते। तो हमारे समाज का स्वभाव देने का है, जो हमारी परंपरा है वो देने की है, लेने की नहीं है। यही सनातन का मूल है कि हमने हर जगह लेने की बात नहीं करना, देने की बात करना। हमारा देने का भाव होना चाहिए। तो इस भाव से ओतप्रोत हिंदू समाज को बनना चाहिए, सारे समाज को बनना चाहिए कि हर चीज में हमको कुछ मिलेगा, ये भाव नहीं होना। हम क्या दे रहे हैं, ये भाव यदि होगा, हमारे सनातन संस्कृति में हमको यही सिखाया है, हम क्या दे सकते हैं, लेने के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है कि नहीं? सही बात है। तो इस भाव से यदि हम रहेंगे कि हम क्या दे सकते हैं, तो वो भाव आएगा कैसे? वो तो जन जागरण और जन जागरण जब मैं बताऊंगा ही नहीं किसी को, ये हमारा हमको ये इसके लिए एक आत्मीयता और संबंध के आधार पे आपके मन के अंदर भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक लंबा काम है, संघ यही कर रहा है 100 वर्षों से। क्या केवल ये संघ ही काम है लोगों को जागरूक करना, उनके अधिकारों का बताना, और समाज का, लोगों का आज नहीं आपने बनता? बहुत अच्छा प्रश्न किया। वास्तव में इस संघ का ही काम नहीं है, समाज में जो अच्छे लोग हैं, समाज की जो सज्जन शक्ति है, जो, और ऐसा नहीं है संघ ही अच्छे काम कर रहा है, समाज में बहुत सारी संस्था है,
बहुत सारे एनजीओ हैं, हम्म, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आज समाज में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। संघ बिल्कुल भ्रम में नहीं है कि हम ही सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। समाज में और भी अच्छे लोग हैं जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत आधार पे भी अच्छे काम कर रहे जी। हैं, छोटी छोटी संस्थाएं बनाकर भी अच्छे काम कर रहे हैं। अभी हमने सबने देखा ना कोरोना जिस समय आया, जी जी। आज भारत इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के बाद आज भारत फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ताकत के साथ खड़ा है। तो इसका कारण क्या है? ये भारत में रहने वाला जो समाज है वही है ना। वो निकल पड़ा कोरोना में, उसने चिंता नहीं की। दुनिया के लोगों को उठाने वालों की उठाने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। वहाँ दाने दाने के लिए संघर्ष चल रहा था। हमारे यहाँ बांटने वालों का संघर्ष चल रहा था कि मैं क्या खिलाऊं लोगों को। ये हमारी ताकत है। इसी को जो मैंने पहले कहा कि भारत में विविधता के बाद में जो एकता है वो यही है, ये इसका मूल है। हमारे जो समाज है वो दूसरों की बात, दूसरों की ज़्यादा चिंता करता है। मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो हम चिंता करते हैं सब सुखी रहे, तो उनको सुखी रखने के लिए हमको क्या क्या करना है, ये भारत का नेचर है। भारत का मूल भाव यही है। हमको आनंद ही नहीं आएगा और हम देने के बाद में नीचे गर्दन भी करते हैं। हम उसका यश लेना भी नहीं चाहते कि हमने कुछ किया। ये भारत की विशेषता है और यही भारत के समाज की विशेषता है। तो इसलिए समाज में संघ ही अच्छा काम नहीं कर रहा, संघ तो कर ही रहा है। संघ के साथ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत लोग अपने अपने संस्थाएं काम में लगी है। तो उनके कारण से समाज में एक चेतना आ रही है और वो ये सारी ताकतें एक साथ मिलके काम कर रही हैं। अब जो अच्छे लोग हैं वो सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। इसके कारण से समाज के अंदर जो हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसका मूल कारण ये है। अंत की ओर हम चलते हैं। अंत का जो मेरा प्रश्न है थोड़ा गंभीर भी है, कहा भी जाता है, माना भी जाता है। हमेशा अखंड भारत की जो मांग उठती है, तो कैसे बनेगा भारत? और हम ये देखें तो कई समाज के लोग यहाँ, समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग पंथ के लोग यहाँ रहते हैं। कैसे कल्पना हम इस चीज़ की कर सकते हैं या है अखंड भारत? हाँ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, भारत के अंदर जाति पंथ इसका कोई भेद नहीं है। भारत में कभी ऐसा भेद नहीं रहा। अगर रहा होता हमारी परंपराओं के अंदर तो फिर हम सबके सुख की कामना क्यों करते? हम तो सबको मानते हैं ना। इस देश के अंदर, इस सनातन के अंदर कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई इनको किसी को नहीं मानता। वो सब अपने ही है ना, वो हिंदू ही है ना। तो इस विचार में तो कोई दिक्कत नहीं है। और भारत का जो विभाजन है वो व्यवहारिक विभाजन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो चीज व्यवहारिक नहीं होती वो लंबे समय तक नहीं टिकती। उसको तो एक ना एक दिन खत्म होना है। वो आज नहीं, कितने दिन बाद खत्म होगी वो बात अलग है। और भारत में रहने वाले कोई किसको पूजेंगे किसको नहीं पूजेंगे ये विषय नहीं है। भाई यहाँ की मान्यताओं को मानेंगे, यहाँ की परंपराओं के मानेंगे, यहाँ के पूर्वजों को मानेंगे, ये अपना दृष्टिकोण है। अब कोई किसकी पूजा करता है, कोई किसकी पूजा करता है, कोई करता है कोई नहीं करता, ये कोई विषय नहीं है। और हमारे यहाँ इसकी कभी कोई संघर्ष भी नहीं रहा, इसकी कोई लड़ाई भी नहीं रही। भारत में कभी पूजा पद्धति की लड़ाई नहीं रही। अपन भारत का इतिहास उठा के देख लें, कभी हमने नहीं कहा कि इसकी पूजा करो इसकी पूजा करो। जिसको जो अच्छा लगता है, जो उसकी मान्यता है, उस मान्यता के साथ अपनी धार्मिक रीति नीति करे, इसमें कोई समस्या नहीं है, कहीं भेद भी नहीं है। भारत में एक 4 धाम की परंपरा है, चारों तीर्थ सब करके आते हैं। अगर मैं देखूं कि कहा जाता है कि जो पत्थर है उसमें भी भगवान है, तो वो तो मेरे बगल के मंदिर में भी है। तो फिर मैं ऐसे 4 धाम की यात्रा करने क्यों जाऊं? मुझे ऐसा क्या मिलेगा, मैं क्या सीखूंगा? क्योंकि वही भगवान यहाँ भी है और वही भगवान वहाँ भी। जो पहला प्रश्न था अपना जी, जो भारत की संस्कृति को जोड़ता है वो ये चारों धाम है। जो 4 धाम यात्रा करने के लिए जाते हैं, पुण्य जो मिलता है वो विषय तो अलग है। जी,
पर हमारी मान्यता है, यदि भारत की संस्कृति को समझना है, भारत को समझना है, तो ये भारत के 4 धाम बने, 4 मठ बने, इनको हमको देखना चाहिए जी। तो फिर हमको ध्यान में आता है कि भारत सांस्कृतिक रूप से एक कैसे इसको घूमे बिना, इसको देखे बिना, हमारे यहाँ अलग अलग चीजें है ना, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है जी, क्यों बनी है? ये ऐसे ही नहीं बनी, ये किसी ने व्यक्तिगत नहीं बनाई, ये कुल मिला के एक बहुत बड़ा चिंतन के बाद में जिन महर्षियों ने, जिन संत परंपरा के लोगों ने ये स्थापित किए, वो एक लंबे शोध के बाद की है। अपने यहाँ कोई भी चीज तात्कालिक नहीं होती, उसके पीछे एक बड़ा चिंतन रहता है, तो वो चिंतन के आधार पर ये सब चीजें खड़ी हुई है। इसलिए अगर भारत को जोड़ना है, भारत की सांस्कृतिक एकता को समझना है, तो ये 4 धाम का विषय है। हमारे तो लोग कहते ही है ना जी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो हमको गंगा जी नहाने की जरूरत क्या है, ऐसा भी कहते हैं ना लोग। पर वास्तव में गंगा की पवित्रता तो गंगा के पास जाने के बाद भी ध्यान आएगी ना। सही बात। तो इसको थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। अंत में अब हम जो हमारा यूथ है, युवा है, उसे आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में जो हमारा युवा है देश का, जिस समय हमारे देश का एक बहुत अनुकूल समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, ये देश का वैभव का समय है, आने वाला समय भारत का वैभवशाली समय होने वाला है। इस समय हमको बहुत ठीक ढंग से समाज के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मत पंथ जाति बिरादरी के होंगे, पर हमारे जीवन का पहला लक्ष्य देश बन सकता है क्या, तो हमको अपने देश के बारे में विचार करना, नेशन फर्स्ट, इस विषय को लेकर यदि हम काम करेंगे, देश पहले, इस विषय को लेकर हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आने वाला समय है वो दुनिया के अंदर भारत का समय होगा, भारत के वैभव का समय होगा। इतनी बातचीत मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी विस्तार से आज हमने चर्चा की, काफ़ी कुछ जाना, हमारे जो ऑडियंस है वो भी आज बहुत कुछ जानेगी जब इस पॉडकास्ट के माध्यम से। अगले फिर किसी पॉडकास्ट से मैं आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सुरेंद्र मिश्रा जी, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।